Hello everyone. Today I am going to discuss about research design, which is very important for every exam. And if you want to do scientific study, तब भी आपको रिसर्च डिज़ाइन के बारे में पता होना चाहिए. और अगर आप पीएचडी करेंगे या कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो भी आपको रिसर्च डिज़ाइन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. तो शुरू करते हैं. रिसर्च डिज़ाइन के टाइप्स कुछ मैंने मेंशन किए हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे कि इसमें क्या होता है. तो पहले नंबर पे है रिसर्च डिज़ाइन में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन. तो इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी भी घटना के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती है या फिर हम उस घटना से संबंधित कोई नवीन जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं. जब न्यू नॉलेज हमें प्राप्त करना होता है तब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करते हैं. इसमें एक वर्ड है वॉट, मतलब वॉट इसमें पूछा भी जाता है कि किस रिसर्च डिज़ाइन में वॉट का यूज़ किया जाता है. मतलब जब हमें पता नहीं होता है कि कोई भी चीज़ क्या है, किसी के बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो हम इस रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन का. और ये एक बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें हाइपोथेसिस का यूज़ होगा कि नहीं होगा. तो अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें मेंशन है, पर मैंने बहुत जगह से जानने के बाद ये फाइंड आउट किया है कि इस रिसर्च डिज़ाइन में हाइपोथेसिस का यूज़ नहीं होता है. ये बहुत जगह रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी होती है. कहीं पे लिखा होता है यूज़ होता है, कहीं पे लिखा होता नहीं होता है. कई बार लोगों को पीएचडी तक भी नहीं पता होता है कि यूज़ होता है कि नहीं, तो वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन बनाने के बावजूद भी हाइपोथेसिस यूज़ कर लेते हैं. लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जब भी आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन यूज़ करेंगे तो हाइपोथेसिस का यूज़ नहीं करेंगे. आप इसकी जगह रिसर्च क्वेश्चंस बना सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाइपोथेसिस इसमें नहीं यूज़ होती है. तो इतनी बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है. एक तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन तब यूज़ होगी जहाँ पे आपको किसी भी जो भी आप अध्ययन कर रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं होगी, या होगी तो ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए, नवीन ज्ञान के लिए या फिर न्यू नॉलेज गेन करने के लिए इसका यूज़ करते हैं. और ये जो मैंने लिखा है वॉट, तो वॉट ये तो अलग से पूछा जाता है कि वॉट का यूज़ किस में होता है, यानी कोई भी चीज़ क्या है का अध्ययन किस में किया जाता है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिज़ाइन में किया जाता है. और हाइपोथेसिस का यूज़ नहीं होता है, इसमें रिसर्च क्वेश्चन बनाए जाते हैं. क्लियर. नेक्स्ट आते हैं डिस्क्रिप्टिव. तो डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है, जैसे इसमें व्हाट का यूज़ करते थे, इसमें करते हैं हाउ का यूज़. मतलब कोई भी चीज़ कैसे घटित हुई है उसका अध्ययन करते हैं इसमें. और इसमें ये जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी चीज़ की क्या रियलिटी है, इस पे फोकस करते हैं. ज़्यादातर रियलिटी जानने पे फोकस किया जाता है इसमें कि जो भी घटना घटित हुई है वो किस फॉर्म में है, वो कैसी है, वास्तव में इसका स्वरूप कैसा है, वो क्या है. तो जब भी हम किसी भी घटना का वास्तविक एनालिसिस करना चाहते हैं या रियलिटी जानना चाहते हैं तो हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन का यूज़ करते हैं. और इसमें कौन से वर्ड का यूज़ होता है, हाउ का. ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि किस में कैसे का यूज़ होता है, तो वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन. इसमें हाउ का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं हुआ. उसके बाद आता है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन. तो इसमें क्या होता है, इसमें वाई का अध्ययन किया जाता है, मतलब क्यों का अध्ययन किया जाता है. तो ये भी पूछा जाता है कि किस में वाई का अध्ययन किया जाता है या कौन सी रिसर्च डिज़ाइन में इसको यूज़ करते हैं, तो एक्सप्लेनेटरी में करते हैं. और इसमें क्या कारण हुआ जो घटना घटित हुई, तो उसका अध्ययन किया जाता है. किसी भी घटना का कारण के माध्यम से बताया जाना या एक्सप्लेन करना या घटना के कारणों को जानना इस रिसर्च डिज़ाइन का मेन उद्देश्य होता है. और इसमें अध्ययन किसका किया जाता है, वाई का. वाई की पॉइंट है, तो ये तो पूछे जाते हैं इसलिए हमने की पॉइंट हाईलाइट किए हैं. तो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, घटना का कारण सहित जो अध्ययन किया जाता है या कारण पे फोकस किया जाता है. इसी तरह जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है उसमें भी वाई का यूज़ होता है. तो दो रिसर्च डिज़ाइन जो आपके हैं उसमें वाई का यूज़ होता है, डिस्क्रिप्टिव में हाउ का यूज़ होता है, एक्सप्लेनेटरी में व्हाट का यूज़ होता है. तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैचिंग में भी पूछे जाते हैं, अलग से भी पूछे जाते हैं कि किसका किसका यूज़ होता है. और बहुत बुक्स में मिसप्रिंट हो गया या गलत इन्फॉर्मेशन दे रखी है, तो आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो. मैंने आपको अलग अलग एक्सप्लेन कर दिया है कि किस में क्या होता है. चलिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन बताते हैं क्या होता है.
जो मैंने आपको बताया था, जब कोई भी अध्ययन किसी प्रयोगशाला में रहकर लैब में किया जाता है तो वो जो कंट्रोल रिसर्च डिज़ाइन होता है वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, यानी वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तो उसमें स्टुअर्ट चैपिन है, उन्होंने बोला है, ये जो मैंने मेंशन किया है इसको किसने बोला, चैपिन ने। और आप ध्यान रखिए जब भी एक्सपेरिमेंटल की बात होगी तो उसमें चैपिन का नाम ज़रूर आएगा। इनका नाम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में ही या इससे रिलेटेड रिसर्च डिज़ाइन में आता है। तो इन्होंने बोला कि जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होती है उसको नियंत्रित दशाओं में किया जाने वाला अवलोकन कहा जाता है। यानी जो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के बारे में हमने आपको बताया था, तो कंट्रोल ऑब्जर्वेशन किस में होगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में होता है, और जो एक नियंत्रित प्रयोगशाला में किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। तो ऐसा किसने बोला, स्टुअर्ट चैपिन ने बोला है। तो ये आपको लर्न करना होगा। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इस डिज़ाइन में कौन आता है, तो गुडे एंड हार्ट दे दिया, पी.वी. यंग दे दिया, स्टुअर्ट चैपिन दे दिया, जहोदा कुक दे दिया, तो आपको फाइंड आउट करना होगा कि स्टुअर्ट चैपिन है इसमें। ठीक है, उसके बाद आते हैं डायग्नोसिस या डायग्नोस्टिक रिसर्च डिज़ाइन होता है। इसमें घटना के उपचार पे फोकस किया जाता है, यानी घटना का क्या सुझाव है या किस तरह से इसको दूर किया जाए, जो भी प्रॉब्लम है इस पे फोकस किया जाता है। तो ये जो डायग्नोसिस रिसर्च होती है उसमें जो भी घटना होते हैं उसके सुझाव या उसके उपचार के बारे में बताया जाता है। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल है, जो डायग्नोसिस सभी को पता चल जाएगी, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता और बहुत ईजी होती है, इसलिए एग्ज़ाम में नहीं पूछी जाती है। एग्ज़ाम में बेसिकली यही ऊपर के पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। उसके अलावा है एक्स पोस्ट फैक्ट। तो ये आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, पोस्ट मतलब उसके बाद में क्या होता है, जो भी हम फील्ड जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होती है उसी का ये भी पार्ट है, इसलिए इसमें भी चैपिन आते हैं और इनके साथ एक और है गिर वुड, वो भी आते हैं। तो ये दो लोग इसमें आते हैं एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च डिज़ाइन। उसमें जो भी कारात्मक हाइपोथेसिस बनाई जाती है उसका टेस्ट किया जाता है। तो हाइपोथेसिस का टेस्ट एक्स पोस्ट फैक्ट रिसर्च डिज़ाइन में किया जाता है, और इसमें कौन आते हैं, चैपिन और गिरवुड आते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट रिसर्च डिज़ाइन थी जिसमें जो मेन चीज़ें थी वो मैंने सिर्फ बताई हैं, बाकी डिटेल जो एक्सप्लेन करेंगे वो बाद में करेंगे जब हम रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। कुछ और इम्पॉर्टेंट थिंग मुझे लगी डिस्कस करने के लिए, तो मैंने मेंशन किया, एक होता है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, जो पहले नहीं होता था लेकिन आजकल ये बहुत ज़्यादा इस पे काम किया जा रहा है। तो इसमें ये होता है जो बहुत डिफरेंट इकाइयाँ होती हैं, बहुत डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं, उन सभी को अलग अलग ना मानकर बल्कि एक यूनिट माना जाने लगा है, एक इकाई के रूप में उसका अध्ययन किया जाने लगा है। तो जब ऐसे होता है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट होते थे उन सभी को एक इकाई में रखकर अध्ययन किया जाता है, तो स्टूडेंट्स का लॉस नहीं होता है, सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाती है और कोई भी बच्चा किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी कर सकता है। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च है जो आजकल आप देखते हैं बच्चे पढ़ने लगे हैं कि आपकी कोई भी सब्जेक्ट आप किसी भी इंटर डिपार्टमेंटल में जाके वो सब्जेक्ट लेके पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये वाला रिसर्च आजकल किया जाने लगा है। इसके अलावा आता है कंटेंट एनालिसिस। तो कंटेंट एनालिसिस में वो होता है जब भी आप स्टडी किसी, जैसे दूरदर्शन में कोई चीज़ दिखाई जा रही है या फिर कोई आर्टिकल है जो पेपर में पब्लिश हुआ है, जो भी पहले से पब्लिश हो चुका है, जो पेपर में पब्लिश हो चुका है, रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं, उनका जब आप अध्ययन करते हैं तो वो कंटेंट एनालिसिस में आता है। जो पहले से ही लिखी होती हैं, प्रलिखित होती हैं, उनका अध्ययन जब करते हैं तो हम वो उसको क्या कहते हैं, कंटेंट एनालिसिस कहते हैं। तो जैसे दूरदर्शन हो गया आपका, और पत्र हो गए, अखबार हो गए, इनके माध्यम से जब आप स्टडी करेंगे तो वो किस में आएगी, कंटेंट एनालिसिस में आएगी। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है वैलिडिटी, जो कि हम उस ऑब्जेक्टिविटी के माध्यम से आती है। तो वैलिडिटी में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट है। पहली तो है प्रामाणिकता, मतलब उसकी वैलिडिटी कैसी होनी चाहिए। तो वैलिडिटी का मतलब है माप से, जो उसकी माप है वो सही होनी चाहिए। जो भी रिसर्च आप करें उसकी माप सही होनी चाहिए, तभी प्रामाणिकता होगा, तभी प्रमाणित होगा, यानी वैलिड होगा।
तो यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, वैलिडिटी। और दूसरी चीज़ इसमें आती है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी कब आती है, जब कोई रिसर्च करने के बाद बार बार प्रयोग करने के बाद भी आपका जो रिज़ल्ट है वो सेम आए। तो जब आपका रिज़ल्ट सेम आएगा, जैसे मैंने बताया था 2 + 2 4 होता है, तो वो हर जगह 4 होता है। तो जब इस तरह से रिज़ल्ट आएगा, हर जगह सेम आएगा, तो क्या होगा, वो विश्वसनीय हो जाएगा यानी रिलायबल हो जाएगा और वैलिड हो जाएगा। तो ये वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में 2 डिफरेंस है। वैलिडिटी की जब बात होगी तो माप आपकी सही होनी चाहिए, मापने से मतलब है, वैलिडिटी का मतलब मापने से है, और रिलायबिलिटी का मतलब है रिज़ल्ट सेम आना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग थी, मैंने डिस्कस की। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करेंगे, फिर हमारा स्टडी मेथड फिनिश हो जाएंगे, फिर हम नेक्स्ट थिंग पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बने रहिए तब तक हमारे साथ।